डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से MA फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत पिछली क्लासों में हमने देखा कि कुछ विभिन्न समझौतों के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई है। जैसे कि पहले हमने लिया कृषि से संबंध समझौता, उसके बाद हमने लिया सेवाओं के व्यापार पर समझौता, फिर व्यापार आधारित बौद्धिक संपदा पर सहमति, और अब हम ले रहे हैं सुरक्षा उपायों पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स। विश्व व्यापार संगठन की जब स्थापना हो गई उसके बाद भी विकासशील देशों में एक आशंका व्याप्त हो रही थी कि व्यापार को उदारीकृत करने के फलस्वरूप उनके घरेलू उद्योगों को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं आशंकाओं के मद्देनज़र एक समझौता तैयार किया गया जिसके अंतर्गत पीड़ित देश अपने हितों की सुरक्षा के लिए उपाय कर सकते हैं। इस समझौते के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण राहत की बात यह रही कि पीड़ित देश अपने आयातों पर लगने वाले प्रशुल्क की अधिकतम सीमा से अस्थायी तौर पर अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अब सुरक्षा उपाय क्या है? सुरक्षा उपाय आपातकालीन उपाय है, यानी कि आपातकालीन उपाय है जो किसी उत्पाद के आयात आकस्मिक रूप से बढ़ने पर लागू किए जा सकते हैं, क्योंकि आकस्मिक रूप से आयात बढ़ने पर संबंधित उद्योग पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी तौर पर पीड़ित देश अधिकतम प्रशुल्क, यानी कि जो निर्धारित है उससे भी अधिक आयात ड्यूटी यानी कि प्रशुल्क लगा सकता है। इन उपायों के लिए कुछ शर्तें रखी गई और उन शर्तों में पहली शर्त यह रही कि ये उपाय केवल आपातकालीन तथा अस्थायी होंगे। दूसरी बात इसके अंतर्गत कही गई कि इन्हें केवल तभी लागू किया जा सकता है, केवल तभी लागू किया जा सकता है जब आयात में वृद्धि होने पर संबद्ध घरेलू उद्योग पर भारी संकट आने की आशंका हो। तीसरी बात यह है कि ये उपाय WTO के सभी सदस्य देशों पर समान रूप से लागू होंगे। चौथी शर्त यह है कि इन प्रशुल्क दरों में धीरे धीरे कमी की जानी चाहिए। और पांचवी बात यह कही गई कि
संबद्ध उद्योग को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, यानी कि अपनी कार्यकुशलता बढ़ाकर उसे कॉम्पिटेंट बनना होगा, यानी कि स्पर्धाशील बनना होगा। और एक बात और कही गई कि यदि 3 साल से अधिक बढ़ी हुई प्रशुल्क दरें लागू रहती हैं तो वह देश उन सभी देशों को क्षतिपूर्ति देगा जिनका व्यापार इन उपायों से प्रभावित हो रहा है। तो यदि 3 साल से अधिक प्रशुल्क 3 साल से अधिक बढ़ी हुई प्रशुल्क दरें रहे तो, ठीक है। अब ये सुरक्षा उपाय और इसके साथ ही जो राशिपातन उपाय अपनाए जाते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है। तो सुरक्षा उपायों तथा राशिपातन विरोधी उपायों यानी कि एंटी डंपिंग मेजर्स में अंतर। पहली बात कि राशिपातन के विरोध में कोई देश आयात पर अतिरिक्त आयात कर रोपित कर सकता है, किंतु सुरक्षा उपायों के अंतर्गत यह सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि राशिपातन करने वाला देश अन्यायपूर्ण ढंग से व्यापार कर रहा है। दूसरी बात, सुरक्षा उपायों का आधार सभी सहभागी देशों के उत्पादों पर समान रूप से प्रशुल्क जो है वो लगाता है, लेकिन इसके विपरीत राशिपातन विरोधी नीति के लिए संबंधित देश केवल उसी देश के विरुद्ध कार्यवाही करता है जो राशिपातन के लिए उत्तरदायी है। फिर सुरक्षा उपायों के अंतर्गत संबंधित देश को अपने उद्योगों के लिए 3 वर्ष के भीतर कोई ढांचागत नीति बनानी होती है, किंतु राशिपातन विरोधी नीति के अंतर्गत ऐसा करना जरूरी नहीं है। फिर सुरक्षा उपायों में प्रशुल्क की अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक का आयात लगाने और या कोटा लागू करने का अधिकार है, लेकिन राशिपातन विरोधी नीति में केवल वह अतिरिक्त प्रशुल्क लगा सकता है। और ये सुरक्षा उपाय तभी लागू होते हैं जब संबंधित देश ये सुनिश्चित कर लेता है कि आयात आकस्मिक रूप से बढ़ने पर उसके उद्योगों पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, किंतु राशिपातन विरोधी नीति के तहत यह सिद्ध करना पर्याप्त है कि अमुक देश अपनी वस्तु की उत्पादन लागत से भी कम पर इस देश को निर्यात कर रहा है। तो इस तरह से सुरक्षा उपायों और राशिपातन विरोधी उपायों में कुछ अंतर है। अब अगर हम भारत और WTO की बात करें तो भारत WTO का संस्थापक सदस्य रहा है तथा लगभग सभी महत्वपूर्ण समझौतों पर इस देश ने हस्ताक्षर भी किया है। आज भारत विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर चुका है। भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों, वाणिज्य सचिव और वाणिज्य मंत्री की बात को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी हद तक गंभीरता से सुना जाता है और भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्तर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सभी जो है भारत की अनुकूलताएं हैं या हम कहें कि अनुकूल विशेषताएं हैं, लेकिन फिर भी भारत को विश्व व्यापार संगठन से अपेक्षा अनुसार लाभ नहीं हो पाया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ अपने कमज़ोर पहलू हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो कुछ कमज़ोर पहलू हैं उनको हम इस तरह से ले सकते हैं कि भारत में कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उत्पादकता पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है।
यानी कि अगर हम यूँ कहें कि हमारी औद्योगिक और कृषि इकाइयाँ जो है वो विश्व स्तरीय स्पर्धा के अनुकूल नहीं है, तो हमें इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, हमें अधिक कॉम्पिटेंट बनना होगा। दूसरी बात, भारत में सरकारी औपचारिकताएं बहुत अधिक है, जिसके कारण से नए उद्यमियों को उत्पादन करने हेतु काफ़ी विलंब से अनुमति मिल पाती है, जबकि दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर इतनी अधिक औपचारिकताएं नहीं है, जिससे उद्यमियों को बहुत ही थोड़े समय में किसी भी इंडस्ट्री को प्रारंभ करने की अनुमति मिल जाती है। तीसरी बात, यहाँ पर ढांचागत विकास की कमी है। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाले राजमार्गों का अब भारत में तेजी से विकास हो रहा है। बंदरगाहों, हवाई अड्डों, मालवाहक डब्बों आदि का भी आधुनिकीकरण यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इनकी अपर्याप्तता है हमारे देश में। औद्योगिक विकास की गति जो है वो चीन, मलेशिया, कोरिया, ब्राज़ील आदि देशों की तुलना में कम है। फिर चौथी बात कहें तो बिजली की आपूर्ति वो भी अपर्याप्त है। इसके अलावा यहाँ पर रिसर्च पर इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता, या यूँ कहें कि हम उदासीनता है। और इसके साथ ही क्षेत्रीय विषमताएं भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह से कुछ हमारी अपनी कमजोरियां हैं, जिसके कारण से विश्व व्यापार संगठन से जितना लाभ हमें मिलना चाहिए उतना लाभ हम ले नहीं पा रहे। लेकिन विश्व व्यापार संगठन में अगर हम भारत की भूमिका की बात करें तो 2001 में दोहा व्यापार सम्मेलन से लगातार भारत मंत्री स्तर की चर्चाओं में भाग लेता आया है। दिसंबर में व्यापार में वृद्धि को सुगम बनाने हेतु मसौदा भी तैयार किया गया था, लेकिन दिसंबर 2012 तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। भारत ने 2009, 2010 और 2011 में सेवा क्षेत्र पर मंत्रणाओं में भी भाग लिया। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन से संबंधित चर्चाओं में भी भारत भाग लेता रहा है। प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न मुद्दों पर विकसित देशों का विकासशील देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के प्रति व्यापार संवर्धन, पूंजी प्रवाह, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर जो दृष्टिकोण रहता है वो प्रायः संतोषजनक नहीं रहता। यही कारण है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फोरम की अपेक्षा कई बार क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को अधिक महत्व देने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन विश्व में व्यापार को उदार बनाने में काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। कुछ जो है भारत ने भी इसकी जो है इसका लाभ मिला है, और कुछ हमारी अपनी कमजोरियां हैं, और कुछ विकसित देशों का नज़रिया है इस तरह से है कि वो जो है अन्य देशों पर अपना दबाव सिद्ध कर देते हैं, और जितनी विकासशील देशों को लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ मिल नहीं पाता। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि निश्चित रूप से विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को उदारीकृत करने में सफल हुआ है, और कमोबेश सभी देशों को इसका फायदा हुआ है। तो अपना यह चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।